हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरे चैनल बायोलॉजी वाला। भाई लोगों, 2 दिन घर में एक फंक्शन था, 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाली गई तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। जो लोग इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए अक्षमा याचना है। बाकी मैं आपको बता दूं कि हम एनसीईआरटी बायोलॉजी का रिवीजन कर रहे हैं, दोनों का ही, 11th का भी और 12th का भी, और दोनों को ही हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं और एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ चीज़ों को मार्क कर रहे हैं, कहाँ से क्या आएगा, नीट क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, क्या सवाल आएगा। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो 1 मिनट मेरी बात सुन लो, वही आएगा जो मैं बोलूँगा। ये हैंस प्रूव्ड है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड है, जो मैं बता दूँगा वही आएगा। आप पीछे का सवाल देख लेना, आप कुछ भी कर लेना, कमेंट में आके गालियाँ देना, कुछ भी बोलना, लेकिन एक बार बिलीव करके बस इस बात पर रुको कि ये वीडियो वो है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, अगर आप इसे देखना शुरू कर चुके हो तो इससे पहले हम मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर को कर रहे थे, लास्ट पार्ट है उसका ये। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम इवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे 12th क्लास के लिए, और साथ ही साथ हम 11th क्लास में स्ट्रक्चरल वाला चैप्टर है उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरू आज का टॉपिक, जो कि है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो वैसे तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ है नहीं, पर जहाँ जहाँ सवाल है मैं डायरेक्ट आपको सवाल बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कचराबाजी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप बोर हो जाओगे। तो ये एक्चुअल में यहाँ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि भाई शुरुआती जो बात है कि डीएनए इसकी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ये बात है कि भाई लोग अपने अपने हिसाब से जम्पशंस लगाते थे, और फिर ये बात हुई कि भाई ये तय करना है, ये पता लगाना है कि ह्यूमन जीनोम में जो बेसिस हैं, जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो आपके लगे हुए हैं, वो हमें पता करना था। फाइनली मोटिव जो है वो ये है। तो यहाँ से हम पहला सवाल जो है शुरू मिलता है, जो मार्क करना है वो मिलेगा ये कि यहाँ पे मिलेगा कि a very ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से मार्क कर लेना है कि 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था। फिर यहाँ से शुरू है कि ये बोर्ड में आता है सवाल कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों है। तो मेगा प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें काफ़ी खर्चा हुआ है, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। देखो क्या लिखा है कि ह्यूमन जीनोम इज सेड टू है अप्रोक्सीमेटली, ये आपको याद होना चाहिए कि ह्यूमन जीनोम जो है एक्चुअल में हैप्लॉइड जो डीएनए होता है, हैप्लॉइड आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें पाया जाने वाला जो डीएनए होता है दैट इज़ द जीनोम एक्चुअली। तो उसे कहते हैं, वो यहाँ पर आपका 3 × 10⁹ बेस पेयर है ह्यूमंस के केस में। एंड इफ़ द कॉस्ट ऑफ द सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड, अगर एक सीक्वेंसिंग करने की कॉस्ट जो है $3 है पर बेस पेयर, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा बैठ जाएगी बस जितनी की आपने सोची नहीं होगी। तो $9 बिलियन अगर खर्चा होगा इसमें, इसको क्या करने के लिए, डिकोड करने के लिए कि भाई कौन सा बेस है, किस क्रोमोसोम पर कहाँ कहाँ क्या क्या है। लिखा है कि फर्दर इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंस वर टू स्टोर्ड इन द टाइप फॉर्म, अगर आप उसे किताब में लिखोगे तो 1000 लेटर अगर एक पेज पर लिखोगे और ऐसे 1000 पेज उस किताब में होंगे, तो ऐसी 3300 किताबें आपको चाहिए होंगी। इस पर एक सवाल बन सकता है, कुछ भी लिख देंगे उल्टा सुल्टा तो आप मतलब गलत पढ़ लोगे। तो बस ये वाली बात ध्यान रखना कि 1000 लेटर अगर आप एक पेज पर लिखोगे और 1000 पेज होंगे और ऐसी 3300 किताबें चाहिएंगी, तब जाके आपका काम चलेगा। फिर लिखा है कि द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड, फिर बाद में ये होगा कि भाई ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इतना ज़्यादा किताब छप जाएंगी। तो बाद में फिर हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस का प्रयोग किया गया, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह, उसमें इस डेटा को स्टोर किया गया। तो यहाँ एक बात है, यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एरा इन बायोलॉजी कॉल्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ से बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो स्टार्ट होती है। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा है गोल्स क्या थे। तो यहाँ से हमें कुछ एक आधा क्वेश्चन मिल सकता है कि गोल्स क्या थे। तो जैसे पहला गोल है आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन, मतलब ये सारे जीन पता करनी थी। पहले इनको लगता था कि लगभग इतनी जीन होंगी तो इनका पता करना है। फिर लिखा है डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर की सीक्वेंस पता करनी थी। फिर लिखा है स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस, उसे डेटाबेस में स्टोर करना था। इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, हमें टूल्स बनाने थे डेटा एनालिसिस के। फिर लिखा है ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी टू द अदर इंडस्ट्रीज, जहाँ कंपनियाँ हैं, जहाँ जीन्स की जरूरत, जहाँ जीन्स बनानी है, जहाँ जीन से कुछ बनाना है बायोटेक्नोलॉजी में, वहाँ यूज होगा, वहाँ पे
ले जाएंगे। फिर लिखा है एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज़। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ELSI की फॉर्म या फिर ऐसा कुछ सवाल कोई पूछ ले या बना दे कि ELSI क्या है, तो आप एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज़, ये इसका वर्ड का मतलब मीनिंग है। मे बी दे विल आस्क फ्रॉम ईयर, यहाँ से पूछ लें कोई। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज 13 ईयर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द, यहाँ से ये सवाल मुझे लगता है ऐसा बना सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका किसने कोऑर्डिनेट किया था। तो एक तो ये ध्यान रखना कि 13 साल का है ये सवाल है, और US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, और इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, और फिर लिखा है कि यहाँ वेलकम ट्रस्ट ऑफ UK जो है मेजर पार्टनर है इसका। एडिशनल कंट्रीब्यूशन था जापान से, फ्रांस से, और जर्मनी से, और चाइना से। तो ये आप ये नाम कंट्रीज़ के एक बार को आप इन्हें देख सकते हो कि JFGC कुछ ऐसे कोड बना के याद कर लेना, ठीक है। तो फिर लिखा है द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003। तो प्रोजेक्ट जो है वो 2003 में पूरा हो गया, 1990 में शुरू हुआ था। जबकि मैं बताऊँ तो पहला क्रोमोसोम जो है वो थोड़ा बड़ा था, तो 2006 में जाके उस पर काम पूरा हुआ है, वो थोड़ा बड़ा क्रोमोसोम है ऐसा। Knowledge about the effect of DNA variation among individuals can lead to revolutionary new ways of diagnosis, treat and someday prevent the thousands of disorders। मतलब ये कह रहे कि अगर हमें इम्यून जीनोम का पता लग गया तो हमें बहुत सारी मानव रही जो बीमारियां जो हैं मनुष्यों की, जो जेनेटिक डिजीज़ हैं, उन पर हम काम कर सकते हैं, ऐसी बात है। Besides providing clue understanding human biology, learning about the non-human organism DNA sequence can lead to the understanding of their natural capabilities that can be applied towards the solving challenges in healthcare, agriculture and energy production, environmental remediations। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ से ये पूछा जाएगा आपसे पेपर में कि ह्यूमन के अलावा किस किस का जीनोम जो है वो सीक्वेंस हो गया है। ऐसा सवाल मुझे लगता है बना सकते हैं कि ह्यूमन के अलावा, जैसे कि यहाँ लिखा है कि तो बैक्टीरिया का मे बी हीमोफिलस है शायद से, हीमोफिलस बैक्टीरिया, और ईस्ट का, और ये इसका पूरा ज़रूर याद रखना है आपको कि C. एलिगेंस। तो यहाँ सवाल आ सकता है आपके पेपर में ये वाला कि C. एलिगेंस क्या है, ये सवाल पूछ लेंगे। बाकी तो पूछेंगे नहीं पूछेंगे, पर ये सवाल बना देंगे कि C. एलिगेंस क्या है। तो C. एलिगेंस जो है वो नीमेटोडा है, ठीक है बाबू, ये ध्यान रखना। फिर लिखा है ड्रोसोफिला द फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला जो है वो फ्रूट फ्लाई है, उसका हो चुका है सीक्वेंस। प्लांट में राइस का हो चुका है, अरेबिडोप्सिस का हो चुका है। तो ये सवाल यहाँ से बनेंगे, इसमें से बनेगा ही सवाल, और पूछा जाएगा कि इसमें से भाई कौन जो है वो इसके अलावा सीक्वेंस, ह्यूमन के अलावा इनमें किसका और सीक्वेंसिंग हुआ है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। मेथोडोलॉजी क्या यूज हुई है, अब आपको देखो एक बात बताता हूँ मोटी मोटी, यहाँ से आपको 2-3 सवाल इससे मिलेंगे। देखो पहले जो है लोगों ने कहा कि भाई केवल उस पार्ट को सीक्वेंस कर लेते हैं जो कि जीन है। तो अगर हम केवल उस पार्ट को सीक्वेंस करते हैं जो कि एक्सप्रेसिबल है, जो एक्सप्रेस होता है, जिसमें एक्सप्रेशन होता है चीज़ों का, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनती है, वो वाला पार्ट अगर हम कर लेते हैं सीक्वेंस, तो उसे हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, आप इतना बस याद रखें, EST कहेंगे, तब वो कहलाएगा आपका एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, तो EST कहलाएगा। एंड द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम। तो दूसरे ने कहा कि भाई नहीं, पहले पूरा सीक्वेंस कर लेते हैं, पूरे सेट ऑफ जीनोम को सीक्वेंस कर लेते हैं, चाहे वो कोडिंग हो चाहे वो नॉन कोडिंग हो, दोनों को सीक्वेंस कर लेंगे, उसके बाद असाइन कर लेंगे कि जीन कौन सा पार्ट है, तो उसे कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। तो ये 2 वर्ड आप बस ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि सीक्वेंस एनोटेशन क्या है और EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या है, EST क्या है, ठीक है। चलो फिर लिखा है फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल DNA फ्रॉम द सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स। तो मेथोडोलॉजी जो इसमें यूज की जाती है वो ये है, आपके बोर्ड में आ सकता है लिखने को कि पहले DNA लेते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, उसे एम्पलीफाई करते हैं, उसकी जो है कॉपी बनाते हैं, उसमें जो है पहले उसकी कॉपी करेंगे, फिर उसकी जो है उसके सेगमेंट्स को, एक टेक्निक होती है डाईडीऑक्सी मेथड होता है, आप सर्च करोगे मिल जाएगा, डाईडीऑक्सी मेथड सेंगर का है शायद से, तो उसके थ्रू करते हैं। बाकी आज की तारीख में तो मशीनें बन गई हैं, उनसे काम होता है, ठीक है। फिर उनको अलाइन करते हैं फ्रेगमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द लेंथ और अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस दे मैच, वो एक टेक्निक है, ठीक है। तो लिखा है आइसोलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, रैंडम फ्रेगमेंट बनाते हैं छोटे छोटे साइज़ के, उन्हें बहुत लंबा होता है DNA तो छोटे बनाते हैं, एंड उनके क्लोन करते हैं, कॉपी करते हैं वेक्टर्स में। तो यहाँ से आपके सवाल पहले ही आएगा पेपर में आपके कि भाई कौन से वेक्टर का प्रयोग करते हैं कॉपी करने का। भाई मैं कह रहा हूँ सीधा सवाल है ये, कोई आप दिमाग भी ना लगाओ, सीधा क्वेश्चन है कि कौन से वेक्टर का प्रयोग करते हैं कॉपी करने में। तो आपको याद रखना है कि हम यैक यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनका हम प्रयोग करते हैं कॉपी करने में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इन दोनों की फुल फॉर्म आनी चाहिए और ये दोनों पता होने चाहिए। मैं बता दूं आपको,
यैक जो है वो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट कॉपी कर सकता है। अगर ये कोई पूछता है कि सबसे बड़ा फ्रेगमेंट कौन कॉपी कर सकता है तो वो यैक है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दैट इज आर्टिफिशियल यूकैरियोटिक वेक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना। लिखा है द फ्रेगमेंट वर सीक्वेंस यूजिंग एन ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। तो आज की तारीख में मशीन्स हैं और मेथड वही है, डाईडिऑक्सी मेथड है, उसका यूज करते हैं। दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड डेवलप्ड बाय द फ्रेडरिक सेंकर। तो प्रिंसिपल जो है फ्रेडरिक सेंकर का था, उस पर काम करता है, जो कि प्रोटीन के आइसोलेशन के लिए इन्होंने बताया था, डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड के लिए। एंड दी सीक्वेंसेस वर देन अरेंज बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन्स। तो बाद में उनको ओवरलैपिंग रीजन्स के अकॉर्डिंग सीक्वेंस कर जो होते हैं उनको ओवरलैपिंग रीजन के अकॉर्डिंग रखते हैं और फिर पता लग जाता है कि कौन सा सीक्वेंस किसके बाद आता है। तो ये वाली बात है, ठीक है, इसके लिए मेथड समझना पड़ता है पर आपको पूछेंगे नहीं। अलाइनमेंट ऑफ दी सीक्वेंस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर बता देता है कि ये कौन सा सेगमेंट है, कहाँ पहुँचेगा, कहाँ आएगा, सिंपल है। यहाँ से आपको एक सवाल याद करना है ये वाला कि भाई जो क्रोमोसोम नंबर 1 था वो बहुत बड़ा था, तो उसकी जो है सीक्वेंसिंग 2006 में जाकर हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से ह्यूमन के 24 क्रोमोसोम इंक्लूडिंग वाई क्रोमोसोम सीक्वेंस हो गए थे पूरी तरह से। ठीक है, तो ये है। फिर यहाँ लिखा है कि अनदर चैलेंजिंग टास्क ये था कि फिर जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम, मतलब जीनोम का मैप बनाना था कि पहले क्रोमोसोम पर कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा जीन है, तीसरे पे कौन सा जीन है, तो ये वाले सब काम चले। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट्स वगैरह का यूज करके इस पर काम हुआ। एंड ये एक्सप्लेन होगा यहाँ पे, तो थोड़ा काम यहाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, मतलब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बताऊंगा कि माइक्रोसैटेलाइट वगैरह क्या होते हैं। फिर है इसकी फीचर्स। तो यहाँ फिर आपको याद करना है, थोड़ा सा रटने वाला काम है यहाँ, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा कि आपको ध्यान रखना है कि कौन सी फीचर्स है ह्यूमन जीनोम की, तो क्या क्या यहाँ से सवाल बन सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट सवाल है, मार्क कर लो फटाफट। तो ह्यूमन जीनोम जो है उसमें 3164 मिलियन बेस पेयर होते हैं। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। एवरेज जीन में 3000 बेस होते हैं। सबसे बड़ी जीन याद कर लेना, सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रॉफिन है, ये याद करना है। 2.4 मिलियन बेसिस हैं, ये याद करना है यहाँ से कि सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रॉफिन है जिसमें 2.4 मिलियन बेसिस हैं। द टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड 30,000 है, जो कि बहुत कम है। लोग सोचते थे 80 हज़ार जीन होते होंगे, पर लगभग इतने जीन हैं और इनमें से लगभग आधों का जो है वो काम पता चल चुका है, आधों का काम नहीं पता लगा है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि सभी में 99.9% जो है वो आपके बेसिस जो है वो सिमिलर होते हैं, मैच करते हैं, ये ध्यान रखना। द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन। 50% के फंक्शन पता है, बाकी के नहीं पता है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। लेस देन 2% जीनोम जो है वो प्रोटीन के लिए कोड करता है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। एंड रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। तो ये वाली बात आपको आगे काम आएगी, मतलब अभी हम जब पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो वहाँ काम आएगा कि जो सीक्वेंस, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, बार बार वही आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो पार्ट है, मतलब देखो लेस देन 2% तो जीन्स हैं ऐसा समझ लो, और उससे जो ज़्यादा पार्ट है, बाकी 98% पार्ट जो है वो सारा रिपीटेड सीक्वेंस है, बार बार। कुछ सीक्वेंस है जैसे कोई 10 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, बार बार वही आ रही है, कोई जो है 5 की है, कोई 50 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है और 500 बार रिपीट है, इस तरह से, मतलब बार बार वही सेम न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट, एक के बाद इस तरह से बहुत सारा जीनोम हमारा रिपीटेड सीक्वेंसेस का बना हुआ है। लिखा है रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स। ध्यान से पढ़ो, रिपीटेड सीक्वेंस दैट आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, छोटे टुकड़े हैं डीएनए सीक्वेंसेस के जो 100 to 1000 टाइम रिपीट है, मतलब एक क्रोमोसोम पर इतनी बार रिपीट है। एंड दे आर दो टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, उनका कोई कोडिंग फंक्शन भी नहीं है, वो जो है कोड भी नहीं करते, कुछ प्रोटीन भी नहीं बनाते, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन, तो वो करते हैं वो। फिर लिखा है क्रोमोसोम नंबर 1 हैज़ मोस्ट जीन्स। तो यहाँ से हमें फिर से डेटा मिल जाता है जो कि आपको याद करना है, वो ये है कि क्रोमोसोम नंबर 1 में 2968 जीन हैं और क्रोमोसोम नंबर वाई में 231 जीन हैं। भाई मेरे बेटे इसमें गलती ना हो, ये रट लेना है, याद करने की चीज़ें 2968231 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना भी नहीं है, और है ना, वरना इतने मारोगे ना चांटे याद रखोगे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो इसको। फिर लिखा है यहाँ के साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन।
साइंटिस्ट्स को 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी मिली हैं, 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी मिली हैं जहां सिंगल बेस का डिफरेंस है, उन्हें कहते हैं स्निप्स। स्निप्स में केवल मतलब इतनी लोकेशंस पर केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड का अंतर है, ऐसी मिली है। बताओ कितनी लोकेशन। तो बार बार वही है, पर एक बेस अंतर है, बस ये है बात। इसे कहते हैं स्निप्स। आपसे स्निप की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, ये वाली लाइन दोनों मार्क कर लो। स्निप की फुल फॉर्म लिखाई मिलेगी, कहीं ना कहीं फंसेगी जरूर, ध्यान रखना। Occur in human, this information promises that revolutionize the processes of finding chromosomal locations for disease associated sequence and tracing the human history। मतलब ये सीक्वेंस जो है वो हमें ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में मदद कर सकती हैं, ह्यूमन हिस्ट्री से ट्रेस हो सकती है कि हम कहाँ से हैं। देखो ये सीक्वेंस जो है हमारे अंदर है, फिर हमारे मतलब जो पूर्वज थे जैसे कि एप्स हैं उनमें मिल जाएंगी सेम सीक्वेंसेस, उनसे भी आगे मिल जाएंगी, ऐसा। तो उससे पता लगता है कि भाई हम कहाँ से आए हैं, मतलब हमारे पूर्वज कौन थे, इससे पता लगता है। ठीक है, तो यहाँ देखो नेक्स्ट फिर लिखा है एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस। तो यहाँ से आप इसे पढ़ के देख लेना, इसमें से कोई सवाल जैसा मुझे लगता नहीं कुछ बनेगा, पर बन तो कुछ भी सकता है, पर वैसा कुछ है नहीं इसमें। एक बार आप इसे पढ़ लेना, टाइम जाएगा ज़्यादा हमारा, तो आपको फिर ये समझ आ जाएगा, कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। मतलब ये कह रहे कि इससे हम जो है केमिस्ट्री देख सकते हैं, जीन्स को ठीक कर सकते हैं, मतलब जो जीन थेरेपी वगैरह आप देखते हो वो वाला काम कर सकते हैं। जीन से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई प्रोडक्ट ह्यूमन प्रोटीन, ह्यूमन इंसुलिन जैसे बनाया, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। मतलब अगर आपको जीन का पता होगा तो आप बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट है आपका द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। भाई मैं बता दूं आपको, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, मतलब है तो ये आसान ही, पर इसमें ना कुछ चीज़ें अंदर छुपी हुई हैं। अगर कोई बच्चा ये बात समझ जाता है कि माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट होता क्या है, तो उसको फिर ये टॉपिक समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये मैं लिख के देता हूँ, थोड़ा सा आप इस ध्यान रखें कि ये समझ लें कि रिपीटेड सीक्वेंस ये सब क्या होता है, वो आ जाएगा आपको फिर। तो पहले तो पढ़ लो पहला पैराग्राफ, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। लिखा है As stated in the preceding section, 99.9 base pairs are sequence among human is the same। सब में समान है, तो फिर कैसे अंतर पता लगेगा, ढूंढा कैसे जाएगा कि क्या अंतर है। ऐसा मान लो कि ह्यूमन जीनोम 3 × 10⁹ बेस पेयर का है। हाउ मेनी बेस सीक्वेंस वुड देयर बी डिफरेंसेस। इस हिसाब से तो डिफरेंस कितनों में होगा, 0.1% में। इट इज़ द डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक, यानी 0.1% की वजह से ही सब क्या है, यूनिक इन देयर फिनोटाइपिक अपीयरेंस। तो वो जो सबका फिनोटाइपिक अपीयरेंस अलग अलग है, वो केवल 0.1% की वजह से ही है। सब अलग अलग दिखते हैं, सब में अलग अलग कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े हैं, जो 0.1% की वजह से ऐसा होता है। If one aims to find out genetic difference between the two individual or among individual of a population, sequencing the DNA every time would be daunting and expensive। भाई या तो नहीं कर सकते कि भाई हम 9 बिलियन $US लगाएं और फिर हर बार सीक्वेंस करें। मान लो मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, कोई प्रिंटिंग करनी है, कोई गुंडा पकड़ना है, बदमाश पकड़ना है, किसका बच्चा है पता करना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इतने खर्चा कर दूंगा और फिर पता लगाऊंगा किसका बच्चा है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा कि भाई कोई सस्ता जुगाड़ देखना पड़ेगा जिससे पता लग जाए कि किसका बालक है, ठीक है, या फिर किसका चोर कौन है, या फिर रेपिस्ट वगैरह को ढूंढते हैं, इससे वो वाली चीज़ कौन है, मर्डरर किलर, इसका पता करते हैं। तो कह रहे कि ऐसा भी नहीं कर सकते कि 2 सेट लें 3 × 10⁶ बेस पेयर के, उन्हें कंपेयर करें, तो ये तो बहुत मतलब बहुत लंबा बैठ जाएगा। तो ये कह रहे कि एक हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। प्रोफेसर लाल जी हैं हैदराबाद, CCMB लैब, गुजर गए वो अब, तो CCMB हैदराबाद में, वो यहाँ भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और तो अभी हम पढ़ते हैं ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और जिसमें कि आपको पहले वाले पैराग्राफ में जो है आपको कुछ चीज़ें समझाई जाएंगी। आप अगर ये समझ गए तो आपका कार्यक्रम बन जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो मैं थोड़ी सी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप उससे क्लियर होते हो। देखो यहाँ समझने की बात ये है बाबू कि अगर मान लो कोई डीएनए है, मान लो एक क्रोमोसोम है कोई, ठीक है, ये तो इस क्रोमोसोम पेयर पर मैं मान लो ऐसा बताता हूँ कि भाई मान लो यहाँ पर और यहाँ पर एक, मतलब ये होमोलोगस पेयर है, इस पे इस लोकेशन पर, इस लोकस पर, लोकेशन तो लोकस है, किसे समझ में आता होगा, इस लोकस पर यहाँ इसे किसी का ऐसा मानते हैं कि ये एक ए पर्सन के क्रोमोसोम है और ये किसी बी के हैं। वही मान लो ये पहला पेयर है बी वाले का, तो ये ए का, और बी वाले का भी ये पहला पेयर है। तो इस लोकस पर यहाँ पर कोई सीक्वेंस है, मतलब यहाँ पर कोई डीएनए सीक्वेंस है। मान लो ये है ATCT GACATAAC, ये है, और ये इस लोकस पर 100 बार
रिपीट है, यानी इसके बाद फिर से 100 बार यही बार बार, इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, ये ऐसे है। तो इस दूसरे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के इस वाले पार्ट में, इस एलील पर, मतलब ये इसका एलील हुआ, ये इसका एलील हुआ, ये भी इसका, क्योंकि पॉपुलेशन है पूरी तो ये सब इसके एलील हो रहे हैं। जितने भी इंडिविजुअल है सब में पहले पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर यहाँ पर जो लोकस पर सीक्वेंस है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलील्स हो गए। तो समझने की बात ये है कि यही सीक्वेंस, यही वाली सीक्वेंस इस लोकस पर भी है यहाँ पर यहाँ मान लो वो 97 बार रिपीट है, यहाँ इस दूसरे आदमी में किसी में यहाँ 35 बार रिपीट है, यहाँ 105 बार रिपीट है, किसी और चौथे आदमी में वही सीक्वेंस है, यहाँ 200 बार रिपीट है, 500 बार रिपीट है। समझ रहे हो, सीक्वेंस इज सेम बट द रिपीटिंग नंबर इज डिफरेंट। तो अगर हर आदमी में इस सीक्वेंस की इस लोकस पर, ठीक है, मान लो 1000 आदमियों में, मान लो 1000 आदमी हैं तो 1000 आदमियों में इस सीक्वेंस पर, ये लोकस पर अगर हम ये सीक्वेंस की रिपीटेशन देख रहे हैं तो वो कुछ में तो मैच कर जाएगी, किसी में 35, दूसरे में 35 मिलेगी। लेकिन अगर यही सीक्वेंस इस लोकस पर देखोगे तो अलग मिलेगी, यही सीक्वेंस यहाँ मिलेगी, यहाँ अलग नंबर में मिलेगी, यही सीक्वेंस यहाँ मिलेगी, अलग नंबर में मिलेगी। मतलब यही सीक्वेंस हमारे पूरे जीनोम में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नंबर में फैली हुई होती है। और ये तो एक सीक्वेंस है, ऐसी पता नहीं कितनी सीक्वेंसेस हैं जो कि 50-50 न्यूक्लियोटाइड लंबी हैं और 500-500 बार रिपीट है एक ही जगह पे, नंबर ऑफ टाइम रिपीट होती हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसा डीएनए, जब हम डीएनए को फ्रेगमेंटेशन करते हैं और डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो ऐसा डीएनए निकल के अलग से पीक बना लेता है, उसे कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए में एक खास बात होती है बाबू कि वो अकॉर्डिंग टू प्यूरिन्स, अकॉर्डिंग टू pyrimidines, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द फ्रेगमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस अलग अलग टाइप के सैटेलाइट डीएनए हो सकते हैं। जैसे कि अगर ये यूनिट 2 की होती है, मान लो ऐसा होता CA, तो ये जो डीएनए बनाती छोटी यूनिट है ना 10 से, मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड से छोटी यूनिट है, 2 की है, इससे जो बनेगा दैट इज द माइक्रोसैटेलाइट। और जो लंबी सीक्वेंस होती है 10 से बड़ी सीक्वेंस होती है, मान लो 50 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, 500 बार रिपीट है, तो ये जो बनाएगी दैट इज द मिनी सैटेलाइट। वे बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे तो अगर मिनी सैटेलाइट कहते हैं उनको। तो यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम मिनी सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो यहां पर हम किसका करते हैं, मिनी सैटेलाइट का करते हैं। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम यूज करते हैं मिनी सैटेलाइट का, माइक्रो का नहीं यूज करते। ठीक है, जो छोटे होते हैं तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, छोटी यूनिट में मैं समझा दूंगा आगे कैसे होता है। तो पहले तो आपको ये समझ में आनी चाहिए बात। तो आप सोचो कि ह्यूमन जीनोम में कितने इंडिविजुअल हैं, इतने सारे, तो पता क्या होता है, अलग अलग लोकस पे कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलेगा ही, यूनिट भले ही सेम हो, पर मान लो एक लोकस पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे क्रोमोसोम में, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें पे कहीं मैच कर गया अगर, तो कहीं तो अंतर होगा। तो उसके कितने एलील्स होते हैं, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अभी टाइम कम है तो इतना लंबा नहीं समझा सकते, इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी हो सकती है, तो ध्यान देना आप चीज़ों पे। यहाँ देखो लिखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेस स्मॉल, देखो ध्यान से पढ़ो, बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। डीएनए का एक छोटा टुकड़ा बार बार रिपीटेड है। दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज अ डिफरेंट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अलग से निकल के आता है। द बल्क डीएनए फॉर्म ए मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक आर रेफर्ड टू एज सैटेलाइट डीएनए। तो स्मॉल पीक आपका सवाल पेपर में आ सकता है। स्मॉल पीक सैटेलाइट डीएनए बनाती हैं। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, AT रीच, GC रीच, लेंथ ऑफ द सेगमेंट, नंबर ऑफ द यूनिट, द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज, जैसे कि माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। These sequences normally do not code for any proteins, ये किसी को प्रोटीन कोड नहीं करती, but they form a large portion of human genome. These sequences show high degree of polymorphism. ये सवाल आपके पेपर में आएगा कि ये सीक्वेंस हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करती हैं
और पूछेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो आपका आंसर है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन बिकम्स बोन, सलाइवा, एक आदमी के अंदर कहीं से भी डीएनए लोगे तो वो उसका कंपोजिशन एक जैसा ही पाया जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं बात। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो बहुत सारे डिस्प्यूट्स को क्लियर करता है। अब आगे एक पैराग्राफ और है, उसके बाद इसका प्रोसेस है, उसे देखो ध्यान से, कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करना, अलग से वीडियो बना देंगे। लिखा है पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम as well as DNA fingerprinting. It is essential that we understand what DNA polymorphism means. In simple terms, polymorphism, variation at genetic level, arise due to mutation. तो जो ये नंबर ऑफ रिपीट बदलती हैं, जैसे मेरे से मेरी संतान में जाएगी तो भी नंबर बदल जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि म्यूटेशन आपको पीछे पड़ा है, ठीक है। न्यू म्यूटेशन में अराइज इन इंडिविजुअल आइदर इन सोमेटिक सेल, अगर वो म्यूटेशंस बॉडी सेल्स में आते हैं तो वो इनहेरिट नहीं होते, पर अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल्स में होते हैं मॉडिफिकेशन, अगर वो गैमेट्स में होते हैं मॉडिफिकेशन, तो वो आगे इनहेरिट होते हैं, ठीक है। और अगर वो जो म्यूटेशंस हैं वो उस आदमी की रिप्रोडक्शन एबिलिटी में खराबी नहीं लाते हैं, अगर ऐसा नहीं होता कि भाई म्यूटेशन से उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ख़राब हो गई, तो फिर वो उनके संतानों में आगे जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई कि उनकी जो एबिलिटी अगर नहीं ख़त्म होती है तो इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो फिर आगे जाएगा। तो उसी से क्या होता है, अगली जनरेशन में नंबर बार बार चेंज होते रहते हैं। लिखा है एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन, ये वर्ड मार्क करो, एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज़ ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए मॉर्फिज्म, मतलब अलग अलग एलील पर जो वेरिएशंस हैं, उतने वेरिएशंस होंगे तो उसे कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इफ मोर देन वन वेरिएंट, एक से ज़्यादा, एट ए लोकस अकर्स इन ए ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, देखो ये कुछ भी नहीं है नहीं ना, तो इतने तो होते ही नहीं ना, रिपीट ही नहीं होगा, मतलब ये कह रहे हैं देखो कितनी कम फ्रीक्वेंसी है, तो उसे कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इन सिंपल टर्म्स, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ए पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर किसी पॉपुलेशन में कोई इनहेरिटेबल म्यूटेशन है, किसी लोकस पर बार बार हो रहा है और वो हाई फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है, तो वो क्या करता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पैदा करता है। मतलब उसने बहुत शक्ल का, अलग अलग भिन्न रूपों का, अलग अलग प्रकार का डीएनए उसने जनरेट किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर, मतलब ये म्यूटेशन जो है जीन में नहीं होते इतने ज़्यादा, बल्कि उनमें ज़्यादा होते हैं जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। उसी से ही फिर जो है वो वेरिएशंस जनरेट होते हैं जो कि उसके रिप्रोडक्शन एबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं डालते, पर आने वाली जनरेशंस में आगे जाते रहते हैं। एंड दीज म्यूटेशंस कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन and form one of the bases of variability, polymorphism. There is a variety of different type of polymorphism ranging from single nucleotide change, मतलब ये कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से लेकर के बड़ा चेंज तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो कि एवोल्यूशन का कारण भी हो सकता है ये। तो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर टेक्निक शुरू हो जाती है, एक बार इस बात को भी समझेंगे ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज इनिशियली, पहला सवाल यहाँ से मार्क कर लोगे, शुरुआती रूप में एलेक्स जैफ्रे ने ये सवाल पूछेंगे, इन्होंने इसे डेवलप किया है। ही यूज ए सैटेलाइट डीएनए एज ए प्रॉब, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। देखो जी, क्योंकि ह्यूमन जीनोम तो पता ही है, तो हमने ना एक यूनिट ली, कोई यूनिट, मान लो 50 न्यूक्लियोटाइड की एक यूनिट है, इसको हमने बनवा लिया बाहर से आर्टिफिशियल, और इसको बनवा के मैंने 50 वाली को 50 ही बार रिपीट करवा लिया, 50 न्यूक्लियोटाइड लंबी और 50 ही बार रिपीट कर ली, इसको कहते हैं प्रॉब, और इसको कर लिया रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, ठीक है। अब ये ह्यूमन जीनोम में तो होगी ना यूनिट, क्योंकि बात ही ह्यूमन जीनोम की चल रही है, तो ये यूनिट कहाँ होगी, फिर ह्यूमन जीनोम में होगी, क्योंकि हमने पता है ना ह्यूमन जीनोम में कौन सी यूनिट कितनी बार कहाँ रिपीट है, तो हमने वो यूनिट ले ली, उसको आर्टिफिशियल बनवा लिया और कितनी बार रिपीट कर लिया, एक ऐसा फ्रेगमेंट बनवा लिया, ठीक है, जिसमें कि वही यूनिट बार बार है। दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, VNTR, ऊपर से उस पर लगवा दे रेडियोएक्टिविटी, तो वो बन गया प्रॉब। क्या बन गया, प्रॉब। ये है बात,
समझिए। इसके बाद हम इन प्रॉप्स का करेंगे यूज। तो इन प्रॉप्स का करेंगे अब यूज। कैसे यूज होगा प्रॉप्स का? तो सबसे पहले तो आप प्रॉप पता करो क्या होता है, और ऐसी सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम में भी होंगी, क्योंकि ह्यूमन जीनोम में तो हम पता ही है, तो हमने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनवा ली, दैट इज कॉल्ड एज द VNTR प्रॉप। उसका हम यूज करेंगे। अब यहाँ लिखा है द टेक्निक एज ए यूज अर्लियर इन्वॉल्व साउदर्न ब्लोटिंग हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम साउदर्न ब्लोटिंग का यूज होगा, ये आप ध्यान से पढ़ोगे। और अभी यहाँ पढ़ेंगे पहले पॉइंट्स क्या क्या हैं, ज़्यादा किताब में आपके दिया नहीं है, पर पहले पॉइंट देखो। ओहो कहाँ गया? सबसे पहले गया है कि आइसोलेशन ऑफ DNA, यानी सबसे पहले आप DNA निकालोगे किसी का, फिर इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटोगे। अब ये बात है बायोटेक्नोलॉजी की। क्या हो गया भाई? फिर ये बात है किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की, कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। अल्लाह ये भैया देखो, तो उसके टुकड़े करेंगे। फिर लिखा है सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट, फिर उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। अब ये बायोटेक्नोलॉजी की बात है, वहाँ जरूर समझाऊंगा आपको। मतलब ऐसे है कि उन टुकड़ों को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद आपके पास ऐसे एक चार्ट बन जाए, मतलब ऐसे DNA आ जाएगा आपका, टुकड़े सेपरेट हो जाएंगे ऐसे। वो आपको बायोटेक में समझ में आएगा कैसे होते हैं, अगर आता ही होगा थोड़ा बहुत तो आपको। लिखा है ट्रांसफरिंग ब्लोटिंग, फिर उसके ऊपर एक नायलॉन का कपड़ा लगा देंगे, मान लो ऐसे समझ लो, और नायलॉन के कपड़े पे वेट रख देंगे, और ये जो DNA है ये नायलॉन के कपड़े पे आ जाएगा, तो उसको कहते हैं ब्लोटिंग कर दिया हमने। फिर उसके ऊपर हम प्रॉप जो हमने बनवाए हुए हैं, रेडियो एक्टिव प्रॉप जो है, उनको डाल देंगे। ये ध्यान रखना, रेडियो लेबल्ड प्रॉप है, उनको डाल देंगे। इससे पहले DNA को सिंगल स्टैंडर्ड कर लेंगे। प्रॉप जाके अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड कर जाएंगे। उसके बाद उसकी ऑटो रेडियोग्राफी कर लेंगे। तो फिर हमें जहाँ जहाँ पे वो जाके प्रॉप बाइंड हुआ होगा ना, वहाँ पे हमें ऐसे चमक पैदा होगी, यहाँ चमक पैदा हो जाएगी। फिर एक एक्सरे लेंगे और उसके ऊपर निशान लगा लेंगे कि भाई यहाँ से चमक पैदा हो रही है। सिंपल है। तो इससे हमारा एक फिंगरप्रिंट बन जाता है। तो ये पॉइंट एक्चुअली आप इस डायरेक्शन में याद करेंगे, लिखे हुए आ सकते हैं, तो आपको लाइन बाई सही करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आगे देखो लिखा है इन्होंने कि द VNTR होता क्या है? तो VNTR ना मिनी सैटेलाइट, ये है सवाल, मिनी सैटेलाइट को VNTR कहते हैं, माइक्रो सैटेलाइट को नहीं, ये ध्यान रखना। फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट यूज करते हैं, माइक्रो नहीं यूज करते, ये ध्यान रखना। स्मॉल DNA सीक्वेंस इज अरेंज टैंडमली, यानी एक के पीछे एक बार इन मैनी कॉपी नंबर, बहुत लंबा फ्रेगमेंट बना लेंगे कई KB का। एंड द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम पर अलग अलग होता है सीक्वेंस, आपको पता ही है, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सब में अलग होता है। द नंबर ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब वो हर आदमी में अलग अलग होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ द साइज ऑफ द VNTR, मतलब VNTR 0.1 KB से लेकर के 20 KB, यानी 20,000 बेस पेयर लंबे हो सकते हैं। जैसे एक मान लो 50 की यूनिट है तो 400 बार रिपीट है, इस तरह। कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन प्रॉप जब जुड़ जाएगा, द ऑटो रेडियोग्राम, यानी जब आप रेडियोग्राफी करोगे तो बैंड्स जो है वो डिफरेंट साइज के बैंड्स दिखाई देंगे। एंड दीज बैंड्स गिव कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल DNA, मतलब उस आदमी का एक पैटर्न दिखाई देगा। इट डिफर फ्रॉम, ये हर एक आदमी अलग अलग होता है, छोड़ करके किसको, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनको छोड़कर बाकी सब में एक जैसा दिखाई देगा। इसकी जो आजकल ये टेक्निक है, इसके साथ में हम आजकल PCR का यूज करते हैं और इस टेक्निक की थोड़ी सी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। तो फोरेंसिक साइंस में इसका यूज होते हैं। बाद में किताब में एक डायग्राम बना हुआ है। आपको सवाल तो मैंने बता ही दिया क्या आएंगे, वही आएंगे गारंटी से, ठीक है। और प्रोसेस आपको थोड़ा बहुत आता होगा, थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर यही समझाना पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, इतना जानना भी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम अदर से वीडियो बना देंगे। फिर बाद में ये डायग्राम है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा, ये अगर हमें सैंपल मिला, ये बाद में अपने जो गुंडे पकड़े हैं ये हैं, गुंडों में से ये वाला गुंडा है, मतलब यहाँ हमें मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बाद में पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के फटाफट से, चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ मिल जाएंगे आपको 12th की सारी वीडियो और 11th की भी सारी वीडियो वहीं पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो बने रहना चैनल के साथ, देखते रहना, सपोर्ट करना, और थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए। सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो देखी है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।